हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे केवन स्टडी चैनल में प्रैक्टिस सेट 6 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट्स के 10 क्वेश्चंस को लेंगे, उसके बाद सामान्य ज्ञान और फिर उत्तराखंड के। तो सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट्स के 10 क्वेश्चंस को लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो है, निम्नलिखित में से हिंदी वर्ग की उपभाषा कौन सी है? ए ऑप्शन गुजराती, बी मराठी, सी राजस्थानी और डी बिहारी। तो क्या है इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी। तो राजस्थानी जो भाषा है, उपभाषा है, वो हिंदी वर्ग की उपभाषा है। इसमें हिंदी वर्ग और हिंदीतर वर्ग होते हैं। हिंदी वर्ग की जो उपभाषा है वो राजस्थानी है, और क्या क्या है? पहाड़ी, राज राजस्थानी तो है ही है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी होती है, और हिंदीतर वर्ग की कौन सी होती है? नेपाली, सिंधी, पंजाबी, गुजराती और मराठी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 18 अगस्त, 30 मई, 24 अक्टूबर या फिर 10 जून को। तो क्या है इसका सही आंसर? राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 30 मई। 30 मई जो है को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा की जो प्रथम पत्रिका है उद्दंड मार्दंड, वो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में ही 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? ए केरल, तमिलनाडु, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश में। तो क्या है इसका सही आंसर? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन है, इसमें पार्श्विक व्यंजन बताना है। ए ऑप्शन रॉ, बी ऑप्शन लॉ, सी ऑप्शन गौ और डी ऑप्शन है पौ। पार्श्विक व्यंजन है, तो कौन सा इसमें पार्श्विक व्यंजन है? तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉ जो है एक पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? जिस व्यंजन के उच्चारण में वायु जीभ के दोनों पार्श्वों यानी साइडों से निकलती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर लॉ जो है, ऑप्शन नंबर बी लॉ, ये एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शुभ शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? ए सौहार्द, बी निवृत्ति, सी भीष्म और डी आंख। तो बताना है इसमें गलत वर्तनी, कौन से शब्द की वर्तनी जो है गलत है। 3 सही है, 1 गलत है। तो कौन सी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी आंख। ये जो आंख है इस शब्द की वर्तनी जो है वो गलत है, और बाकी 3 सौहार्द, निवृत्ति और भीष्म की शब्द वर्तनी एकदम ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आंख है वो इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जा सके वो कौन सा है? ए मेरा, बी तुम्हारा, सी जो, डी तेरे। बताइए। जिसका एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जा सके। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो होता है एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो ये सर्वनाम एकदम सही है। इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोयल, चांद और मोर तीनों का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर ए श्यामा, ऑप्शन नंबर बी सारंग, ऑप्शन नंबर सी निशा, ऑप्शन नंबर डी केकी। तो बताइए कौन सा सही आंसर होगा इसका? तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, आगे आ गया 7वां। हाँ, यहाँ पे थे हम। हाँ, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी सारंग। सारंग जो है वो
कोयल का भी है, चांद का भी है और मोर का है। तो तीनों का पर्यायवाची शब्द जो है सारंग है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो सारंग जो है कोयल का भी पर्यायवाची, चांद का पर्यायवाची और मोर तीनों का पर्यायवाची शब्द है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रतीप अलंकार किसके विपरीत अलंकार है? जो प्रतीप अलंकार है वो किसका विपरीत है, किसका उल्टा है? तो ऑप्शन नंबर ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक और डी विभावना। तो बताइए कौन सा सही आंसर है इसका? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उपमा, उपमा अलंकार। क्योंकि उपमा में क्या होता है, उपमान को श्रेष्ठ दिखाया जाता है, जबकि प्रतीप में किसको श्रेष्ठ बताया जाता है? उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। तो उल्टा है, उपमा में उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है, जबकि प्रतीप अलंकार में उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। तो ये प्रतीप अलंकार जो है वो विपरीत है उपमा अलंकार के। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कृष्णदास, डी सुंदरदास। तो कौन सा सही आंसर है? तो इसका जो सही आंसर बनेगा, साहित्य लहरी के रचनाकार जो है वो है ऑप्शन नंबर बी सूरदास है। एकदम सही, बी जो है सूरदास सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो इस हिंदी सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रतिवेदन का कौन सा भाग नहीं है? ए विषय, बी सुझाव, सी निष्कर्ष या डी परिणाम। बताइए। इनमें से तीन जो भाग हैं वो प्रतिवेदन के हैं, एक नहीं है प्रतिवेदन का। तो वो कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी परिणाम। परिणाम जो है वो प्रतिवेदन का भाग नहीं है। बाकी विषय भी, सुझाव भी और निष्कर्ष भी ये प्रतिवेदन के भाग हैं। और कौन कौन से भाग होते हैं इसके? और कौन सी बात, तीन भाग तो ये हो गए और एक और होता है, एक इसमें चौथा जो भाग होता है वो होता है आपका अभिमत। अभिमत, एक अभिमत हो गया। चार और एक कौन सा होता है? और एक होता है जांच विवरण भी होता है, ठीक है ना। एक जो होता है उसे बोलते हैं जांच विवरण, विवरण, ठीक है। ये होता है। तो विषय हो गया, सुझाव हो गया, अभिमत हो गया, जांच विवरण हो गया, निष्कर्ष हो गया। तो प्रतिवेदन जिसे रिपोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये 5 भाग होते हैं। तो विषय, जांच विवरण, अभिमत, निष्कर्ष और सुझाव। तो इसमें से जो परिणाम है वो जो होता है नहीं होता है। तो प्रतिवेदन का कौन सा भाग नहीं है? डी परिणाम नहीं है। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो इसके साथ ही हिंदी के 10 क्वेश्चंस पूरे हुए। बढ़ते हैं उत्तराखंड के 10 क्वेश्चंस में। तो उत्तराखंड का जो पहला क्वेश्चन है वो है, जागेश्वर मंदिर स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों को किस नाम से जाना जाता है? ए बैद्यनाथ, बी नागेश, सी त्र्यंबकेश्वर या डी रामेश्वर। तो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को एक और नाम से भी जाना जाता है, जागेश्वर मंदिर स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो एक नाम है इनका, तो कौन सा है? क्या सही आंसर है इसका? तो इसका जो सही आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी नागेश। नागेश जो है शिव के ज्योतिर्लिंग का एक दूसरा नाम भी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक पेड़ की याद निम्नलिखित में से किसकी रचना है? शेखर जोशी, मंगलेश डबराल, गौरापंत या फिर दुर्गा चरण काला। यहाँ पे काला होगा, ये थोड़ा सा वो हो गया, तो ये काला, ठीक है। तो बताइए क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा शेखर जोशी। शेखर जोशी है एक पेड़ की याद निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो शेखर जोशी की है एक पेड़ की याद, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से लाल सांगा किसका प्राचीन नाम है? ए बागेश्वर का, बी चमोली का, सी चंपावत का या डी हरिद्वार का। तो बताना है। लाल सांगा, तो इसका जो सही आंसर है वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी चमोली। चमोली को हम बोलते हैं लाल सांगा, ठीक है। तो सही आंसर बी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया? ए कुलदीप रावत, जुगल किशोर, रामदत्त तिवारी या लीलाधर जोशी ने। तो कौन है मेघदूत का जिन्होंने कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किया था?
तो इसका जो सही आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर डी, लीलाधर जोशी ने मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक सघन वन किस जिले में है? ए पौड़ी में, बी उत्तरकाशी में, सी नैनीताल में, या ऑप्शन नंबर डी जो है वो है आपका टिहरी में। बताइए। सघन वन, यहाँ पे बात हो रही है सघन वन की। सघन वन तो किस जिले में सबसे ज्यादा सर्वाधिक सघन वन है? तो जो सबसे ज्यादा सघन वन है वो किस में है बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है नैनीताल। नैनीताल में सर्वाधिक सघन वन है। और सर्वाधिक खुले वन भी होते हैं। खुले वन, खुले वन का है सबसे ज्यादा, वो है पौड़ी में। ठीक है, वो पौड़ी में है। और सघन वन किस में? नैनीताल में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मुंडा बोली से किस प्रजाति का संबंध है? किरात प्रजाति का, खस प्रजाति का, सौका प्रजाति का, या फिर कोल प्रजाति का? तो क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, किरात। किरात प्रजाति के जो लोग हैं उनकी जो बोली है वो मुंडा बोली है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कालसी शिलालेख में महतम क्या कहलाते थे? कालसी शिलालेख में जो महतम थे वो क्या कहलाते थे ये बताना है। ए सेनानायक, बी सेवक, सी ग्राम प्रधान, या डी द्वार रक्षक? तो बताइए। तो महतम, ये होता है महतम। तो ये महतम जो है किसको बोलते थे? महतम कालसी शिलालेख में जो बोला जाता था वो बोला जाता था ग्राम प्रधान को। तो ग्राम प्रधान जो होते वो महतम कहलाते थे। तो इसका जो सही आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कर चंद्रवंश से संबंधित था? ए खैनी, बी सलामी, सी ओताली, या डी सिरतान? तो क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, खैनी। ठीक है, ये चंद्रवंश से संबंधित था। खैनी क्या था? कूली बेगार कर हुआ करता था। क्या होता था? खैनी को कूली बेगार कर था एक तरीके का, और चंद्रवंश से संबंधित था। और इसी प्रकार से सलामी, ओताली और सिरतान। और ये सलामी किससे संबंधित था? सलामी वाला जो था ये तो गोरखा संबंधी था, ये एक प्रकार का नजराना कर था। और ओताली और ये जो सिरतान थे वो गढ़वाल नरेश से संबंधित थे, जो कि इनमें से ओताली जो है वो आपका राजस्व कर से संबंधित था, जबकि सिरतान जो था वो था आपका भूमि कर से संबंधित था। तो फिलहाल हमें जानना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर चंद्रवंश से संबंधित था। तो ए खैनी इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कहाँ किया गया? ए देहरादून, बी पौड़ी, सी उत्तरकाशी, या डी मसूरी? तो क्या है इसका सही आंसर? उत्तराखंड क्रांति दल का गठन, तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन है वो किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी, मसूरी। तो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन जो है वो मसूरी में किया गया था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो इस उत्तराखंड का लास्ट क्वेश्चन है। यह है उत्तराखंड की किस जाति में वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन है? ए बुक्सा, बी राजी, सी जौनसारी, या डी इनमें से कोई नहीं? बताना है। वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका राजी। राजी जो है वो वधु मूल्य प्रथा से संबंधित है। वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन राजी जाति में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। तो उत्तराखंड के 10 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। तो बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान के 10 क्वेश्चंस की तरफ। फटाफट से एक बार इनको भी देख लें। तो सामान्य ज्ञान का जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? ऑप्शन नंबर ए विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति अपने ओर से, सी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा सही आंसर है? इसका जो सही आंसर बनेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 12, बी 15, सी 18 या डी 20। क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है 15। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो ये जो सही आंसर बनेगा इसका 15 भागों में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मलमपूझा बांध किस नदी पर स्थित है? भारतपूझा, कोरापूझा, मलमपूझा या पंबा? तो क्या है इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है मलमपूझा बांध जो है मलमपूझा पर ही बना हुआ है। मलमपूझा बांध मलमपूझा नदी पर ही स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टॉक फार्मिंग है ए 2 से 3 फसलों को एक साथ उगाना, बी पशुओं का प्रजनन, सी फसल की अदला बदली या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पशुओं का प्रजनन। जो स्टॉक फार्मिंग होती है वो होती है पशुओं के प्रजनन से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से कम, 85 सेंटीमीटर से कम, 80 सेंटीमीटर से कम या फिर 75 सेंटीमीटर से कम। बताना है शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां पर वर्षा कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी 75 सेंटीमीटर से कम। जहां पर वर्षा होती है वहां शुष्क भूमि खेती होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम सही आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? तो बताना है उद्दीपक फसल ए गेहूं, बी मक्का, सी अरहर या डी चाय। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी चाय। चाय जो है उद्दीपक फसलों में गिना जाता है। उद्दीपक फसलें होती क्या है? जो मनुष्य के शरीर की कार्यशीलता को बढ़ा देती है या इनके सेवन करने से क्या होता है सतर्कता बढ़ती है या फिर नींद कम आती है। तो चाय पीने से नींद कम आती है तो उद्दीपक फसलों में गिना जाता है। तो उद्दीपक फसल जो है ऑप्शन नंबर डी चाय एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 14 जून 2023, बी 14 जुलाई 2023, सी 16 जुलाई 2023 या डी 15 जुलाई 2023। तो बताना है चंद्रयान 3 जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था? क्या सही आंसर है इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। एकदम सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है 14 जुलाई 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन की तिथि थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्न में से किस एक संशोधन के द्वारा लोकसभा का सीटें 525 से 545 बढ़ाई गई? निम्न में से किस एक संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से 545 बढ़ाई गई थी? ए 42वां संशोधन, 31वां संशोधन, 35वां संशोधन या फिर 56वां संशोधन? तो क्या है इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी 31वां संशोधन। तो 31वां संशोधन के तहत लोकसभा की सीटें 525 से 545 बढ़ा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? सुश्री श्रीमाओ भंडारनायके, बेनिजर भुट्टो, आंग सान सू की या फिर तस्लीमा नसरीन? तो क्या है इसका सही आंसर? डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सुश्री बेनिजर भुट्टो। बेनिजर भुट्टो जो है डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक की लेखक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो कि सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। UIDAI आधार जारी करने के लिए स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। UIDAI का पूर्ण रूप है
भारत विशिष्ट पहचान डेटा प्राधिकरण, भारत उदय योजना, भारतीय विशिष्ट एकीकृत विकास प्राधिकरण या फिर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। UIDAI का पूर्ण रूप बताना है हमको। तो क्या है इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो UIDAI का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। तो सामान्य ज्ञान के भी 10 क्वेश्चंस पूरे हुए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, प्रैक्टिस सेट 7th के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।